गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ने ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्टों से पता चलता है कि जब हमला किया गया एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा था। ईरान के सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमले में महान एयर का एक नागरिक विमान नष्ट कर दिया गया। विमान को दिल्ली जाना था, जहाँ से इसे युद्ध पीड़ितों के लिए 11 टन से ज़्यादा मानवीय दवाएं लेकर वापस आना था। ईरानी सूत्रों का कहना है कि प्लेन को दिल्ली में पहुंचकर मानवीय सहायता को लेकर आना था, जिससे भारतीय नागरिकों ने ईरान की मदद के लिए जुटाया है। हालांकि यह प्लेन दिल्ली नहीं पहुंच सका और एयरपोर्ट पर ही हमले का शिकार हो गया। ईरान ने इसे राहत और मानवीय मदद पर सीधा हमला बताया है। उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित मशहद हवाई अड्डे को इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका और इसराइल के हवाई हमले में निशाना बनाया गया था। तेहरान पर इसराइल का हमला। इस भी इसराइल ने भी तेहरान पर हमले शुरू किए हैं। इसराइल ने सोमवार को कहा कि वो पूरे तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही तेहरान के साथ कोई समझौता हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया। ईरान ने की आईआरजीसी नेवी कमांड की मौत की पुष्टि। ईरान ने सोमवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर अली रेजा तंगसीरी के मारे जाने की पुष्टि की है। इसराइल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उसने एक हवाई हमले में तंगसीरी को निशाना बनाया था। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कोर्ट्स ने कहा कि तंगसीरी बुधवार रात को इसराइल के एक हवाई हमले में मारे गए थे। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी सेपाही न्यूज़ वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि तंगसीरी की मौत हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई। ये बात करें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दुनिया को चौंका रही है। यह आसमान का रंग एकदम खून जैसा लाल हो गया। ये इतना डरावना अजीब था कि इसे देखकर लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि यह सच में हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई तो इसको लेकर अपशकुन और तबाही जैसी तमाम बातें शुरू हो गई। एक्सपर्ट ने बताया कि लाल आसमान होने के पीछे ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेल है। ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे और पिलबारा जैसे इलाकों में 27 मार्च को आसमान वायुमंडलीय घटना ट्रॉपिकल साइक्लोन नारेल की वजह से लाल हो गया। यह भयंकर तूफान तट की ओर बढ़ा तो इसकी तेज हवाओं ने ऑस्ट्रेलिया के सूखे और वीरान अंदरूनी इलाकों में से भारी मात्रा में लोहे से भरी धूल को ऊपर खींच लिया। यह धूल हवा में घुल गई और दिन के समय आसमान में अजीब सा गहरा लाल रंग छा गया। ऑस्ट्रेलिया में आसमान में रंग में आए बदलाव को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी लाइट स्कैटरिंग से समझा जा सकता है। आमतौर पर आसमान रेले स्कैटरिंग की वजह से नीला दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के छोटे छोटे अणुओं से टकराती है। ये अणु दिखाई देने वाली रोशनी की तरंग दैर्घ्य से काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए छोटी तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी नीले रंग के को असरदार तरीके से बिखेरते हैं। यह वजह है कि दिन के समय आसमान नीला दिखाई देता है। कोई चक्रवात धूल और खनिज कणों जैसे बड़े कणों को या तो हवा में तैरते हुए छोटे ठोस कणों को ऊपर उठा लेता है, तो इसे मी स्कैटरिंग कहते हैं। रेले के उलट मी स्कैटरिंग तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद कणों का आकार उन पर पड़ने वाली रोशनी की तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ जब धूल में आयरन ऑक्साइड या हेमेटाइट की मात्रा बढ़ गई। लोहे और ऑक्सीजन से बने इस रासायनिक यौगिक ने लाल रंग की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया है। वहीं बड़े कणों ने एक फिल्टर की तरह नीले और हरे रंग की छोटी तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी को रोक दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेल तूफान। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेल अपने ऐतिहासिक रास्ते की वजह से एक दुर्लभ मौसमी घटना है। यह ज्ञात इतिहास का सिर्फ तीसरा ऐसा तूफान है जिसने ऑस्ट्रेलिया के 3 अलग अलग तटों पर दस्तक दी है। यह क्वींसलैंड से होते हुए टेरिटरी से गुजरा और फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के पास दोबारा जोर पकड़ लिया। 27 मार्च को तट पर दस्तक देने से पहले यह कैटेगरी 3 से 4 के एक गंभीर ट्रॉपिकल साइक्लोन के तौर पर अपने चरम पर था। इस कैटेगरी का इस्तेमाल ऐसे तूफानों के लिए किया जाता है जिसमें हवाएं बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाली होती हैं और इनसे संपत्ति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इस तूफान के साथ 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाएं चली और भारी बारिश हुई। धूल से भरे इन तूफान के पर्यावरण और सेहत पर भी गंभीर असर पड़ते हैं। खनिज धूल की मात्रा हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिराती है और यातायात के दौरान विजिबिलिटी को भी प्रभावित करती है। बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान की। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे सफलता इतनी आसानी से मिलते हुए दिख नहीं रही है। ईरान ने पाकिस्तान के हाथों भेजे गए अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने चंद इस्लामी मुल्कों के विदेश मंत्रियों को बुलाकर फिर से इस मामले में जबरन घुसने की कोशिश की। हालांकि इस बीच ईरान के सरकारी सूत्रों ने भारत को दोस्त देश बताया है जिस पर वो अमेरिका के साथ बातचीत में भरोसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।
CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सरकार के सूत्रों ने भारत को एक दोस्त देश बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत बातचीत में शामिल हो सकता है। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर निश्चितता जताई है। सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान किसी भी नतीजे का श्रेय लेना चाहता है। एक सूत्र ने कहा कि हम उन सभी दावों को खारिज करते हैं, हमने बातचीत शुरू कर दी है, या अमेरिकी राष्ट्रपति के उन दावों को भी हम उनके 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर सहमत हो रहे हैं। इस बारे में ईरान का अभी तक कोई आधिकारिक रुख नहीं है कि क्या हम संभावित बातचीत के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान दुनिया के शक्तिशाली मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों को जुटाकर खुद को शांति दूत के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक जगह के रूप में पेश किया है। पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ हाई लेवल बातचीत के बाद किया है। इस बातचीत में संघर्ष को तुरंत खत्म करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने तीनों देशों के साथ हुई इस बैठक के बाद विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने दोहराया कि खाड़ी संकट का एकमात्र सही हल बातचीत और डिप्लोमेसी ही है। सत्र के बाद जारी बयान के मुताबिक चारों देशों ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और संघर्ष को तुरंत खत्म करने की मांग की है। चतुष्कोणीय बैठक में चारों देशों ने मुस्लिम एकता पर जोर दिया और अमेरिका और ईरान के बीच संरचनात्मक तरीके से बातचीत का समर्थन किया। पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा क्यों नहीं है? इससे पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ अपने करीबी संबंधों का जिक्र किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन के साथ बातचीत की है। इसके बावजूद ईरान को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान की ओर की अमेरिका के प्रति झुकाव है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सैन्य और जासूसी अभियानों के लिए अमेरिका को सुरक्षित हवाई और ज़मीनी रास्ता मुहैया करा रहा है। भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंधों की शुरुआत 1950 में हुई थी। इसके बाद आपसी संबंध मजबूत होते चले गए। एक समय भारत ईरानी तेल का बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसमें कमी चली आती गई। इसके बावजूद भारत ने ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखा। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा ईरान भारत का यूरोप से लिंक करने वाले कई आर्थिक गलियारे में भी शामिल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक महीने से चल रहा टकराव अगर और भड़कता है तो खाड़ी के अहम मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के तबाही वाले नतीजे होंगे। जाने माने अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूएई मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष में अपनी सक्रियता बढ़ाता है तो उसे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। यूएई को खाड़ी में भारतीयों का दूसरा घर कहा जाता है। यहाँ किसी भी खाड़ी देश से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में सैक्स ने कहा है कि यूएई में दुबई जैसे बड़े शहर जंग के लिए तैयार नहीं है और वे हमले का मुख्य निशाना बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ नज़दीकी बनाकर यूएई बहुत बुरी तरह से फंस गया है। बढ़ते तनाव के बावजूद वह इस रणनीति पर और ज़्यादा जोर दे रहा है। उन्हें आगे कहा कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर युद्धों के लिए तैयार नहीं है। सेक्स ने कहा है कि अगर यूएई युद्ध में शामिल होता है तो दुबई और अबू धाबी को उड़ाया जा सकता है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये मिसाइल डिफेंस वाले किलेबंद इलाके नहीं हैं। ये ऐसी जगह हैं जहाँ अमीर लोग निवेश करने जाते हैं। अब्राहम अकॉर्ड को बताया यूएई की गलती। जेफरी सेक्स ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के नेतृत्व वाले अब्राहम समझौते में शामिल होने को बड़ी गलती बताया। 2020 में ट्रंप की अगुवाई में यूएई और बहरीन सबसे पहले अब्राहम समझौते में शामिल हुए और इसराइल के साथ औपचारिक संबंध शुरू हुए। सेक्स ने कहा है कि अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी मूल रूप से इसराइल और अमेरिका का साथ देना, ऐसी तनाव परिस्थितियों में ऐसा करना अमीरात के लिए तबाही का न्योता था। सेक्स ने आगे कहा, असल बात यह है कि खाड़ी देशों की सरकारें ने अपनी पूरी सुरक्षा अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे छोड़ दी। यहाँ उनका मूल दाव है। उन्हें बताया कि यूएई ने सोचा उनके पास अमेरिकी सैन्य सुविधाएं हैं और वे उनकी रक्षा करेंगे। ये एक बुनियादी गलतफहमी है। सेक्स ने अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर की मशहूर कहावत को याद किया कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा है। ये सेक्स की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान ने उन खाड़ी देशों के खिलाफ अपनी चेतावनी तेज कर दी है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। यूएई उनमें प्रमुख है, जो अमेरिका का अहम सहयोगी है। यूएई में युद्ध छिड़ने का भारत पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि यहाँ खाड़ी के लिए किसी भी देश से ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। ये भारत में विदेशी मुद्रा के लिए अहम स्रोत हैं। अनुमान के अनुसार यूएई में लगभग 42 लाख भारतीय रहते हैं जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.